Hello students, welcome to Akshay classroom. Now something called probability of string या फिर binomial probability बोलते हैं. जैसे ध्यान से सुनिएगा ये क्या है. जैसे आपसे बोला जाए कि एक कॉइन जो है 10 बार टॉस कर रहा है, जिसमें आपको एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए और बाकी बचे टेल होना चाहिए. मतलब एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए तो बाकी 6 क्या होंगे, टेल होंगे. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो आपका हेड आना की प्रोबेबिलिटी पी होगी, दैट इज वो हाफ ही होगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्यू मान लिया, दैट इज वो भी हाफ ही होगा इस केस में. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो अब 4 हेड और 6 टेल आना, तो वो कैसे हो सकता है कि पहले 4 हेड आ जाए फिर बाकी 6 टेल आ जाए. आ रही बात समझ में. अब ये हेड जो है कहीं भी आ सकते हैं, तो आप इसको देखो कि टोटल 10 टॉस है, तो 10 में से 4 जगह हम क्या मान ले हेड आ जाए, तो वो हेड कितनी जगह आ रहे हैं, 4 जगह, और बाकी जगह क्या आ रहे हैं, टेल 6 टाइम्स. बात समझ में आ रही है. तो हमने क्या किया, इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि आपको कुछ आर सक्सेस चाहिए. सक्सेस किसको बोल दिया हमने, मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, पी. तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है एन टाइम्स, तो एन माइनस आर क्या हो जाएगा, फेलर, और फेलर की प्रोबेबिलिटी मान लो क्यू है. तो हम एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आर सक्सेस कैसे आ सकती है, मतलब टोटल जो है पहले आर सक्सेस ले लिए और बाकी एन माइनस आर क्या ले लिया हमने, फेलर. तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी 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 कितनी बार आएगा, आर टाइम्स, और फेलर कितनी बार आएगा, एन माइनस आर टाइम्स. तो ये एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई. और ऐसी स्ट्रिंग कैसे हो सकती है, स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि एक हमने निकाल लिया, जैसे हमने 4 हेड और 6 टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई. ठीक है, ये एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी होगी, 4 हेड 6 टेल. अब ऐसी कितनी स्ट्रिंग बनेगी, मतलब 4 हेड कितनी जगह आ सकते हैं, वो 10C4, या ऐसे समझे कि आर सक्सेस कितनी जगह, आर सक्सेस कैसे आ सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, एन, तो उसमें से हमें कितनी चाहिए, आर सक्सेस. तो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जिसमें पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, और एनसीआर क्या है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब ये कितनी बार ऐसा हो सकता है कि आर सक्सेस है और बाकी बचे कुछ है फेलियर हो. बात समझ में आ गई. सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दे रखा है ऊपर. ठीक है, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग. बात समझ में आ गई. ओके, नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम. ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है कि जैसे मान लो आपके पास E1 E2 En ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, E1 E2 E3 E4, ऐसे ही En, ये En हो गया और ये Ek मान लो. ठीक है, ER. अब ध्यान से समझना, टोटल कितने हैं, एन इवेंट्स है, ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव, मतलब पूरा जो है सैंपल स्पेस कवर करेंगे. ठीक है, अब मान लो कोई एक इवेंट ई है, तो हमें इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाए, वो क्या होगा कि इवेंट ई कब हो सकता है, जब E1 हो तब ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, E2 हो तब ये कॉमन पार्ट आ रहा है, E3 हो तब, En हो तब ये कॉमन पार्ट आ रहा है आपका. बात समझ में आ रही है. तो ये E1 से भी हो सकता है कि E1 हो जाए तब E हो जाए, या फिर E2 हो जाए फिर E हो जाए. तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. सबसे पहले तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी, और E1 हो गया तो उसके बाद E होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1. सिमिलरली ऐसे ही हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जब E2 हो जाए और E2 होने के बाद E की प्रोबेबिलिटी. तो इस टाइप से जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, ये आपका हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. और इसको जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER, और ER होने के बाद E होने की प्रोबेबिलिटी वेर R1 to N. तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, इवेंट ई होने की. जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास 4 बॉक्स है, कुछ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है और ब्लैक बॉल है, अलग अलग कॉम्बिनेशन. तो व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो व्हाइट बॉल जो है बॉक्स 1 से भी हो सकता है, तो पहले बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद उससे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 2 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर उससे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 3, फिर व्हाइट बॉल आए, बॉक्स 4, ऐसे ही हम ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है. आगे बात समझ में, मतलब व्हाइट बॉल जो आने के हैं हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग बॉक्स है. समझ में आ गई बात.
अब इसी में आपका आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझना इसको। बेस थ्योरम का मतलब ये हुआ, ये एक टाइप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये क्या बोल दिया सर आपने, बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब मान लो इसमें एक बीच में कहीं ई के इवेंट है, क्या है ई के, तो आपसे बोला गया है कि इवेंट ई हो गया है, उसके बाद ये बताओ कि इवेंट ई जो है ई के से हो रहा होगा, मतलब ये वाला पोर्शन। इवेंट ई होने के बाद, इवेंट ई हो गया है, आप ये बताओ कि आपने ई के वाला पाथ यूज किया है, के नंबर वाला पाथ यूज किया है। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, और ई के, ई इंटरसेक्शन ई के, ई इंटरसेक्शन ई के को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई के। बात समझ में आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ R1 से लेके n तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, सॉरी ई आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई आर। तो k जो है 1 से n के बीच में है, तो आप समझना इसमें समेशन में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा होगा, फिर r की जगह 2 आएगा, 3 आएगा, k आएगा, फिर n आएगा, ऐसे सारे लिखा हुआ है। तो बेस थ्योरम में आप हमेशा क्या करो, सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, और जो पोर्शन जो आपसे पूछा गया है वो वाला पोर्शन ऊपर न्यूमरेटर में, बस। जैसे मैंने अभी 4 बॉक्स वाला एग्जांपल लिया कि 4 बॉक्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। चलो एक प्रॉब्लम ही कर लेते हैं। ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3। मान लो इसमें 2 व्हाइट है और 8 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट 7 ब्लैक, 4 व्हाइट 6 ब्लैक, सभी में 10-10 बॉल ले ली, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि सबसे पहले तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और किसी भी बॉक्स को हम रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेंडमली सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप देखो, अब व्हाइट बॉल जो है बॉक्स 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, बॉक्स 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो, बॉक्स 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि 3 बॉक्स है तो हर एक रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1/3 1/3 1/3। तो बॉक्स 1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इवेंट ई, इवेंट ई इसको किसको डिफाइन किया हमने, व्हाइट बॉल आना। तो सबसे पहले बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर उससे व्हाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, समझना ध्यान से भाई। तो 1/3, फिर उससे व्हाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 2 व्हाइट है। ऐसे बॉक्स 2 ले, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर व्हाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 3 व्हाइट है। बॉक्स 3 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर उससे व्हाइट बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी 4/10। क्या ये बात क्लियर है। तो ये तो आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई किसको बोला था, व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने, एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास अलग अलग रास्ते हैं कि बॉक्स 1 से जाए, बॉक्स 2 से जाए, बॉक्स 3 से जाए। अब इसी में पूछा जाए कि आपने व्हाइट बॉल तो सेलेक्ट कर ली, अब ये बताओ कि वो बॉक्स 2 से आई हो, ये आपका बेस थ्योरम है। व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये बताओ कि वो जो है बॉक्स 2 से आई है व्हाइट बॉल। तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स 2 गिवन इवेंट ई, इवेंट ई मतलब व्हाइट बॉल आना, ठीक है। व्हाइट बॉल बॉक्स 2 से, और ई क्या बोला है, व्हाइट बॉल आना। तो आप नीचे क्या लिखोगे, यही लिखोगे। और बॉक्स 2 से आने का मतलब ये है जो हमें अभी बता रहा था, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई व्हाइट बॉल की। अब हमें बेस थ्योरम लगाना, बेस थ्योरम लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका इवेंट ई हो गया। अब ये बताओ किस पाथ से हुआ है, मतलब व्हाइट बॉल इस पाथ से भी आ रहा है, बॉक्स 1 से, बॉक्स 2, बॉक्स 3, इसको मैंने पाथ बोल दिया, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो व्हाइट बॉल आ रही है वो पाथ 2 से आ रही है, बॉक्स 2 से आ रही है। तो बॉक्स 2 वाला कंट्रीब्यूशन कौन सा है, ये वाला। तो इसी को आप न्यूमरेटर में लिख दो, ये आपका बेस थ्योरम लग गया सिंपली। ये सब टर्म में ना जाके आप तो ऐसे समझो इसको। क्लियर है, ओके।
ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी थ्रो स्टेटिस्टिकल या स्टोकेस्टिक ट्री डायग्राम। ओके, ट्री डायग्राम से कैसे है, इसको एक बढ़िया एग्जांपल से करते हैं कि मान लो आपके पास कुछ अलग अलग बॉक्स दे रखे हैं। मतलब ट्री का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले स्टार्ट करो और उसके बाद जो भी आपसे बोला गया है नेक्स्ट वो कहानी, फिर आपके पास अगली जो भी कहानी आ रही है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे समझे, ठीक है, इसको आप मतलब इस टाइप से ट्री डायग्राम बनाओ, फिर आपसे जो पूछा गया है आप वैसे फिर बता सकते हो। तो कहने का मतलब एक थोड़ा एक छोटा सा डायग्राम एग्जांपल यदि हम ले तो ऐसा ले हम कि जैसे क्वेश्चन है, इन अ सिटी देयर आर 60% आर मेल्स, मेल कितने हैं 60%, फीमेल कितने हो गए 40%, ठीक है। और सपोज 50% ऑफ मेल्स एंड 30% ऑफ फीमेल्स हैव कलर ब्लाइंडनेस, वन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लिखा नहीं होगा। इन अ सिटी 60% ऑफ आर मेल्स एंड 40% आर फीमेल्स। Suppose 50% of males and 30% of females have color blindness. One is selected at random and is found to be color blind. The probability that the selected person is male. अच्छा, तो ये बेस थ्योरम का भी, इसको यदि हम ट्री डायग्राम से करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, तो वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/10 और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी वो 4/10। अब आगे क्या बोला है कि 50% आर मेल, 50% ऑफ मेल्स एंड 30% ऑफ फीमेल आर कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंड हो उसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाए, मेल है उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50%, दैट इज 5/10 या 1/2। और कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ। फीमेल है, फीमेल होने के बाद कलर ब्लाइंडनेस हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखी है 30% दे रखा है, मतलब 3/10। कलर ब्लाइंडनेस हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फीमेल के लिए 7/10। तो सबसे पहले तो हम निकाले कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी। तो वो कैसे हो सकता है कि मेल हो और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हो। सबसे पहले मेल होने की प्रोबेबिलिटी 6/10, फिर उसके बाद कलर ब्लाइंड हो 1/2, फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हो 3/10। तो ये आपके आगे कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। ऐसे ट्री डायग्राम से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज मेल। तो यहाँ पर आप लगेगा बेस थ्योरम, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब बेस थ्योरम, तो वो उसने क्या पूछा है कि मेल हो, तो मेल वाला कंट्रीब्यूशन कहाँ है, यहाँ। ये मेल के लिए लिखा था, ये फीमेल के लिए। आपसे क्या पूछा गया कि वो मेल हो, तो ये वाला पोर्शन ऊपर कर दो बस न्यूमरेटर में। आपको बेस थ्योरम में बस इतना ही करना होता है, डिनोमिनेटर से ही ऊपर लिखना है, ठीक है। आगे बात समझ में। नाउ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये क्या होता है एक्सपेक्टेशन, कि आप पर्टिकुलर, जैसे मान लो कुछ प्लेयर, 3 प्लेयर ए बी सी एक गेम में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब ए जो विनर है, मान लो ए का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमें पूरा एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो मान लो उनके लिए कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कि मान लो कुछ 50,000 का इनाम लगा है ना, और उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उनपे कुछ वैल्यू लगाई गई है पैसे की, ऐसे समझो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा आप ऐसे करो कि उनकी प्रोबेबिलिटी और उनपे जो भी एक पैसे में, रुपीज का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा आसानी से समझ में आता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि रुपीज हो, बट रुपीज वाले ही केसेस ज्यादा आते हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इसको m1 m2 कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ऐसा सब मल्टीप्लाई करके हम इनको ऐड कर दे तो यही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नाउ ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है।
सबसे पहले 1D प्रोबेबिलिटी, देन 2D एंड देन 3D। बात से क्लियर होगा कि मान लो एक लेंथ L दे रखी है और इसमें से हमें ये हमारा फेवरेबल लेंथ है, तो प्रोबेबिलिटी सिमिलरली क्या हो जाएगा, फेवरेबल लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ L बाय L, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। 2D में हम क्या बात करेंगे, एरिया की। तो मान लो कि ये कोई एरिया है कैपिटल है और ये हमारा फेवरेबल एरिया है, तो इधर प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, फेवरेबल एरिया अपॉन में टोटल एरिया। 3D मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे, मान लो एक स्फीयर है और एक हमने क्यूब ले लिया, तो इसका एरिया मान लो कुछ, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कैपिटल भी ले लिया, इसका वॉल्यूम स्मॉल भी। तो 3D में इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल v मतलब रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब बात आती है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे मान लो उसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कैन बी देयर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में नंबर ऑफ एसेस, तो नंबर ऑफ एस क्या हो सकता है, 0 या फिर 1 या 2 3 4। ऐसा तो नहीं सकता कि 1.1 हो जाए 1.01, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं। ये आपके डिस्क्रीट हो गए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। कंटिन्यूअस में ये अमाउंट कुछ इंटरवल में काम करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जैसे मैं बोलूँ कि आपको कुछ क्लास में वेट के हिसाब से कुछ बच्चों को अरेंज करना है ऐसा, तो आप कुछ इंटरवल लोगे वहां से भाई कि 10 केजी तो नहीं, 40 केजी से 50 केजी, 50 केजी से 60 केजी, क्योंकि वहां पर कुछ पॉइंट में भी होंगे। ठीक है, ओके। अब डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो जो रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हम उसको डिनोट करते हैं एक्स से, और ये एक्स किसके बराबर होता है, आर के बराबर, और आर हम इसको लेते हैं नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे मैं आपसे बोलूं कि रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ एसेस, जो अभी बता रहा था, तो रैंडम वेरिएबल आपका क्या क्या हो सकता है, 0 मतलब कोई भी एस ना आए, एक एस आए, 2 आए, 3 एस हो या 4 एस हो, तो ये आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ सक्सेस के बराबर, मतलब 0 सक्सेस मतलब कोई भी एस ना मिले, एक एस एग्जैक्टली एक एस मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम वो लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए क्या लिख सकते हैं कि कोई भी एस ना आए, मतलब प्लेइंग कार्ड में कितने एसेस होते हैं, 4, तो कोई भी एस ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 48/52। एक एस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52, 2 एस आ जाए, ठीक है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, 3 आ जाए उसकी लिख सकते हैं, 4 आ जाए उसकी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये ऐसे काम करेगा। ओके, ओके, ठीक है, इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। तो जो रैंडम वेरिएबल, इसी से हम आगे भी चलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी में रैंडम वेरिएबल का भी यूज है, तो इसी को हम आगे भी समझेंगे। जैसे जैसे आपसे बोला जाए, जैसे मैं भी जो एग्जांपल ले रहा था उसको एक थोड़ा एग्जांपल करके हम बताएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। कि मान लो हम कुछ 2 कार्ड निकाल रहे हैं और रैंडम वेरिएबल किसको लिया, नंबर ऑफ एसेस, या फिर किंग को ले लो, नंबर ऑफ किंग्स को हमने रैंडम वेरिएबल लिया है। ठीक है, और कितने कार्ड निकाल रहे हैं आप, 2। तो जो रैंडम वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा, एक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। क्या ये बात समझ में आती है। अब बोलोगे नंबर ऑफ किंग तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर भाई 2 कार्ड निकाल रहे हैं
तो 2 से ज्यादा किंग निकाल सकते हो क्या आप? नहीं निकाल सकते। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं बोलूँ कि 4 कार्ड निकाल रहा हूँ, कितने कार्ड निकाल रहा हूँ टोटल? एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड से 4 कार्ड निकाल रहा हूँ। तो 0 किंग, 1 किंग, 2 किंग, और क्या हो सकता है? 3 किंग, 4 किंग। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। मतलब ये आपका xi हो गया, समझना। ये i0 रखेंगे जब i1 ऐसा, ठीक है। तो 0 किंग आने के प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने कार्ड निकाल रहे हैं? 4 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो सॉरी ओके, एक्स क्या बोला है हमने? नंबर ऑफ किंग्स, रैंडम वेरिएबल जो है। कोई भी किंग नहीं आया, और टोटल कितने कार्ड निकाल रहे हैं हम? 4। तो 4 कार्ड निकालने की टोटल नंबर ऑफ केसेस 52 C4। कोई भी किंग ना आए तो 48 में से कोई भी 4 कार्ड आ जाए। एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी कि 4 में से कोई किंग ले आए, बाकी 48 में से कोई भी 3 कार्ड ले ले। 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से 2 किंग ले ले, और बाकी 48 में से, मतलब नॉन किंग, मतलब जो 48 कार्ड जिसमें किंग नहीं, उसमें से 2 कार्ड ले ले, डिवाइडेड बाय 52 C4। 3 किंग के लिए हम क्या बात करेंगे कि भाई 4 में से 3 किंग आ जाए, 48 में से एक कोई भी कार्ड आ जाए, 52 C4। 4 कार्ड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चारों के चारों किंग लेने की प्रोबेबिलिटी 4C4 अपॉन में 52 C4। क्या ये बात क्लियर है? तो यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यही क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि समेशन ऑफ पीआई जो, अच्छा पीएक्सआई को हम ऐसा भी लिखते हैं पीआई, तो समेशन ऑफ पीआई क्या होगा? 1। सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं। 1 क्यों होगा? क्योंकि हर एक केस में देखो या तो 0 किंग होगा या 1 किंग होगा, मतलब 4 कार्ड आप निकाल रहे हो तो या तो किंग नहीं होगा, या 1 किंग होगा, 2 किंग होगा, 3 किंग होंगे, चारों के चारों होंगे। तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस बना रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, मतलब प्रोबेबिलिटी का सम 1, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो यही आपका रैंडम वेरिएबल, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि मीन, वेरिएंस वगैरह कैसे निकालते हैं। तो जो मीन होगा, म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में देखिए तो क्या करते हैं? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। वहां पर एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सम कितना है? 1। तो इसको आप रिप्लेस कर दो पीआई से, और दिस इज समेशन ऑफ पीआई कितना है? 1। तो ये आपका मीन हो गया। वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीआई, और समेशन ऑफ पीआई कितना है? 1। या फिर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं पीआई इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ पीआई अगेन 1, फिर मीन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऐसे। अरे ये बात समझ में? तो ये वेरिएंस हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है? पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वो सिग्मा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जैसे आपसे मीन की बात करें तो पी आई, अब इधर क्या निकाल लो आप? पी आई इंटू एक्स आई, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या लिखा हुआ है? पी आई इंटू एक्स आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसका समेशन क्या हो जाएगा? आपका मीन। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और पी आई का मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर के साथ, उसका समेशन माइनस मीन का स्क्वायर, आपका वेरिएंस दे देगा उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ क्या आता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है P, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है Q। अब रैंडम वेरिएबल आपका मान लो x इज इक्वल टू R है, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग होती है वैसे ही काम करेगा, मतलब हमें एग्जैक्टली R सक्सेस चाहिए। तो NCR P पावर R Q पावर R। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल आप 0 से लेके जहां तक लेना चाहो वहां तक ले लो, और उसके हिसाब से जैसे एक्स आई 0, 0 का मतलब क्या होगा? R0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है, ये आसान है कंपेयर टू दिस, कैलकुलेशन वाइज कंसेप्ट एक ही है।
बट यहाँ पे दो ही चीज होगी, या तो फेलर या सक्सेस। तो हमें x इज इक्वल टू आर लेना, मतलब 0 सक्सेस ये वाला केस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3, तो r को वेरी करते जाओ 0 1 2 3 ऐसे रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो इस केस में जो मीन आता है वो मीन आपका आएगा np के बराबर, वेर n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और वेरिएंस जो होगा वो होगा आपका npq के बराबर। सो दिस इंप्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होगा सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा विल बी अंडर रूट npq। ओके, क्या ये बात क्लियर है? तो ये आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इनको प्रूफ करना चाहो तो जैसे पी आई एक्स आई आपका क्या होता है ये, तो आर की जगह आप आई डाल दो, या फिर पी आर एक्स आर कर दो इसको, तो रैंडम वेरिएबल और उसके साथ फिर पी आई, वहां से आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका भाई प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, कुछ बता देता हूँ मैं इसमें भी, जैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में तो डायरेक्ट ही पूछते हैं, मीन वेरिएंस क्या है, बस आपको इतना याद रखना है बस। आगे बात समझ में? और ये भी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ट्रायल्स तो चलो ठीक है, अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि सक्सेस और फेलर है, दोनों चीजें हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, हमेशा 1। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, हो गया बेस थ्योरम, हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और क्वेश्चन भी आसानी आते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो आपको, क्योंकि इस साल का पेपर देखना 2020 का, एडवांस में जो पूछे गए हैं उतने अब ज्यादा भारी भरकम सवाल नहीं है। ठीक है, एकदम, यदि आपका बेसिक भी क्लियर है प्रोबेबिलिटी का और कुछ चीजें याद है आपको, तो क्वेश्चन आराम से कर जाओगे आप। ओके, और इसमें एक प्रोबेबिलिटी हुआ, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, इसमें यदि कहीं भी दिक्कत आती है तो आपको दिक्कत तो आती है जब कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आए, कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आए, तो उसका एक ही तरीका है, यदि आपको वो अवॉइड करना है कि कोई डाउट ना रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितने टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे उतना आपका जो कमांड होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो अच्छा होगा, है ना? ओके।